हेलो दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के क्लास को जारी रखते हुए आज हम लोग कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट 1923 के सभी प्रावधानों को कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें दंड के क्या प्रावधान हैं उसे जानेंगे और अंत में इस एक्ट का मूल्यांकन भी करेंगे। वैसे दोस्त, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है उन लोगों से अनुरोध है कि वे पहले कल का वीडियो ज़रूर देख लें, जो कि इस एक्ट का पहला पार्ट था। उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। कल के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग विषय पर। तो कल हम लोगों ने इस एक्ट के किस एक्ट के तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के सेक्शन 3 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 4 को देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये सेक्शन को पढ़ लिया था। अब हमें सेक्शन 4 देखना है। क्षतिपूर्ति की प्रकृति एवं लाभ की राशि। जो दुर्घटना के बाद व्यक्ति या श्रमिक की क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी, उसको क्या राशि दी जाएगी, उसके बारे में इस सेक्शन में चर्चा किया गया। तो सबसे पहला इसमें पार्ट है, एक सेकंड दोस्तों, कामगार के अस्थायी अपंगता की स्थिति में। अस्थायी अपंगता को अस्थायी अशक्तता भी हम लोग कह सकते हैं, टेम्पोररी डिसेबलमेंट। ठीक है, उस स्थिति में यदि किसी कर्मचारी की अपंगता अस्थायी हो, जो कि परिभाषा वाले सेक्शन में हम लोग पहले देख चुके हैं, तो उसको कैसे क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो कानून में कहा गया है, यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना के कारण हुई अपंगता कुछ समय के लिए हुआ हो, नॉट मोर देन 5 ईयर्स, यानी कुछ समय के लिए हो लेकिन 5 वर्ष से अधिक का नहीं हो। कुछ समय मतलब कितना, शर्त में हम लोग देखे थे कम से कम 3 दिनों तक हो, यानी उसके दुर्घटना का प्रभाव 3 दिनों से तो ज़्यादा हो लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं हो, तो वैसे दुर्घटना को अस्थायी अपंगता कहते हैं। तो उसे अस्थायी अपंगता लाभ का हकदार माना जाएगा। अब उसको लाभ कैसे दी जाएगी, तो अस्थायी अपंगता की स्थिति में कर्मचारी को 50% मजदूरी का भुगतान अपंगता रहने तक या 5 वर्ष, इनमें जो भी कम हो तक दिया जाएगा। नियोजक द्वारा प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर 25% मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अस्थायी अपंग है तो वो तो अब कार्यालय नहीं आ सकता है, तो जितने दिनों तक वो अस्थायी अपंग है या अशक्त है, जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उस पीरियड में कर्मचारी को जितनी भी उसकी सैलरी होगी, मजदूरी होगी, उसके 50% राशि दी जाएगी हर मंथ। और कितने बार दी जाएगी, इस 50% राशि को 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 15 दिन पर आधा, फिर 15 दिन पर आधा। यानी एग्जाम्पल के लिए किसी श्रमिक का मजदूरी 10,000 रुपया है, तो उसके 50% हो गया 5,000 रुपया, तो 15 दिनों पर 2,500, फिर अगले 15 दिनों पर 2,500 करके उसको उस पीरियड में जब तक कि वह अस्थायी अपंग है उसको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसी पार्ट में सेक्शन में कामगार के अस्थायी अपंगता की स्थिति में, कामगार के अस्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में कैसे दी जाएगी क्षतिपूर्ति। तो यदि दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी की 100% या इससे अधिक की अपंगता हमेशा के लिए हुआ हो, तो उसे अस्थायी पूर्ण अपंगता लाभ दिया जाएगा। अब 100% हम लोगों ने देखा था कि अनुसूची 1 में अपंगता के प्रतिशत से संबंधित सूची दी गई है। उसमें बताया भी था कि अगर एक हाथ कटता है तो 50%, दोनों हाथ कटता है तो 100%, दोनों पैर कटता है तो 100%, दोनों पैर और एक हाथ कटता है तो 150%, ऐसे करके वो सूची दी गई है। हम आप लोगों को वो सूची दिखा देंगे। तो उस स्थिति में अस्थायी पूर्ण यानी परमानेंट है, यानी ये 3 दिनों से ज़्यादा है और हमेशा के लिए है, 5 वर्ष से ज़्यादा, पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर वो अपंग हो गया है, तो उसको क्षतिपूर्ति का भुगतान इस निम्न फार्मूला के आधार पर दिया जाएगा। फार्मूला क्या है, कामगार के मजदूरी का 60% को उम्र के अनुसार ससंगत कारक यानी रेलेवेंट फैक्टर, जो कि अनुसूची 4 में उल्लेखित है, से गुना करने पर प्राप्त राशि या 1,40,000 जो अधिक हो भुगतान किया जाएगा। मतलब उसकी जितनी भी मजदूरी होगी उस मजदूरी का 60% और अनुसूची 4 में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर या रिलेवेंट फैक्टर दिया गया है
उसमें उम्र के अनुसार फैक्टर बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति का उम्र 16 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 to 8.54 होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम होते जाएगा, यानी एक कम उम्र वाले व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अस्थायी अपंग हो जाता है, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा होगा तो उसको मुआवजा भी ज़्यादा होगा। इसका कारण है कि वह ज़्यादा दिनों तक अपंग रहेगा तो उसको क्षतिपूर्ति भी ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल के उम्र में दुर्घटनाग्रस्त होता है और अस्थायी पूर्ण अपंग हो जाता है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16 साल वाले आयु के व्यक्ति से कम होगा, तो उसको मुआवजा भी कम मिलेगा, क्योंकि उसका जो कार्य और कुछ ही दिन बाकी रहता है। ठीक है, तो यदि किसी श्रमिक की मजदूरी 10,000 है तो उस मजदूरी का 60% को उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना कर दिया जाएगा और वो जो राशि आएगी वह राशि मुआवजे के रूप में श्रमिक को दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर वह राशि 1,40,000 से कम आती है तो कम से कम 1,40,000 दिया जाएगा। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन और है दोस्तों कि क्षतिपूर्ति की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की मजदूरी तक की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी श्रमिक की मजदूरी जो है 20,000 रुपया है तो वो 20,000 पे नहीं बल्कि 15,000 पर ही की जाएगी। एक लिमिट कर दिया गया, 15,000 से ऊपर जितना भी सैलरी है उसको 15,000 ही माना जाएगा। यह कानून में सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो संशोधन है ना 3 जनवरी से लागू हुआ है। इसके पहले ये 15,000 नहीं था, 8,000 ही था। 2020 में इसको संशोधित करके 15 किया गया है। मतलब आपकी सैलरी 20,000 भी होगी तो आपका जो निकाला जाएगा वो मजदूरी को 8,000 ही माना जाता था पहले, जो कि अब 15,000 माना जाएगा। उस 15,000 का 60% गुने जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे गुना करके जो राशि आएगी वो मुआवजे के रूप में दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कामगार के अस्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में। तो अस्थायी आंशिक अपंगता परिभाषा में आप लोग समझ लिए हैं, उसको कैसे दी जाएगी। तो यदि दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी की अपंगता 100% से कम हमेशा के लिए हुआ हो तो उसे अस्थायी आंशिक अपंगता का लाभ दिया जाएगा। मतलब उसका परसेंटेज, डिसेबलमेंट का परसेंटेज 100% से कम हो, यानी एक हाथ कट गया हो या कोई उंगली कट गई हो तो उसको अस्थायी आंशिक अपंगता के तहत लाभ दिया जाएगा। अब ये लाभ कैसे निकाला जाएगा। अस्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में कर्मचारी की अस्थायी पूर्ण अपंगता की राशि की गणना की जाएगी तथा उस राशि का उतना ही प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा जितनी प्रतिशत अपंगता हुई है। अब इसमें कह रहा है कि वो था अस्थायी पूर्ण, मतलब इसके पहला जो पॉइंट था उसके तहत उसकी राशि की गणना की जाएगी, यानी मजदूरी का 60% गुने रेलेवेंट फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो जो रेलेवेंट फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या सुसंगत कारक, ये तीनों एक ही वर्ड है दोस्तों। तो उसकी मजदूरी का 60% को उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना किया जाएगा। जो राशि आएगी कह रहा है उस राशि का उतना ही प्रतिशत दिया जाएगा जितनी प्रतिशत उसकी अपंगता हुई है। मान लीजिए किसी की अपंगता 50% है, ठीक, अपंगता की बात कर रहे हैं हम, अस्थायी आंशिक अपंगता। तो मान लीजिए उसकी मजदूरी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकालने के बाद टोटल राशि आ रही है 10 लाख, ठीक, और उसकी अपंगता का प्रतिशत है 50%। तो 10 लाख का 50% यानी 5 लाख मुआवजा उसको दिया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है कामगार की मृत्यु की स्थिति में। मृत्यु की स्थिति में क्या होगा। अगर अपंग है तब तो समझ लिए सख्त हो जाता है, तो अब उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना के कारण, तब क्या होगा। यदि दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान उसके आश्रित को किया जाएगा। और आश्रित को किस आधार पर किया जाएगा, उस पर जो उसके फैमिली मेम्बर जो डिपेंडेंट होगा उसको किया जाएगा। अब उसका क्या फॉर्मूला है, तो मृत कामगार जो श्रमिक मर गया है उसका मजदूरी का 50% को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना किया जाएगा और गुना करने पे जो राशि आएगी वह राशि मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यहाँ भी एक क्लॉज है दोस्तों, अगर गुना करने पे राशि 1 लाख से कम, 1,20,000 से कम आती है तो कम से कम 1,20,000 दिया जाएगा।
और वो 15,000 वाला फैक्टर यहाँ भी काम करता है। मतलब उसकी सैलरी कितनी भी हो, 20,000 से अधिक है, 15,000 से अधिक है, तो 15,000 पर ही वहाँ पे 60% से गुना करना था, यहाँ 50% से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दाह संस्कार का भी लाभ दिया जाएगा। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करने वाले या उसके बड़े पुत्र जो भी पैसा खर्च करेगा उसको 5,000 रुपया दाह संस्कार लाभ के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। चिकित्सा व्यय, दुर्घटना के दौरान जो भी श्रमिक के चिकित्सा पे जो खर्च आएगा वो नियोजक करेगा। ठीक है, ये इस सेक्शन में है। आगे हम लोग देखते हैं धारा 5 में, सेक्शन 5 में क्या कहता है। मजदूरी हिसाब करने की पद्धति। मान लीजिए हम लोग पीछे पढ़े थे कि मासिक मजदूरी, तो मासिक मजदूरी कैसे निकाला जाएगा, तो उसमें दिया गया है कंडीशन, 2 कंडीशन है। पहला है यदि कामगार 12 माह से ज़्यादा से काम कर रहा था तो 12 माह के भुगतान का औसत, 12 माह तक काम कर रहा है, 12 माह में उसको जितना भी सैलरी मिला, क्योंकि सैलरी बढ़ते भी तो रहता है ना, तो एक साल में उतने जितना सैलरी मिला उसको 12 से भाग दे देंगे तो फिर 1 महीने का मासिक आय आ जाएगा और उसी आधार पर वो उसको क्षतिपूर्ति निकाला जाएगा। ठीक। अब दूसरा है कि मान लीजिए कोई श्रमिक दैनिक कार्य करता है, 1 साल तक काम नहीं किया, पर डे पर काम कर रहा है, होता है ना पर डे पर, तो अगर पर डे पर काम कर रहा है तो उस कंडीशन में कहा गया है कि अगर 1 महीना तक भी वो काम नहीं किया है, उसका दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो कहा गया है कि वैसा ही कोई श्रमिक जो 30 दिनों तक काम किया हो उसका जो सैलरी होगा उसी के तहत इसका भी सैलरी निकाल लिया जाएगा, 1 महीने की सैलरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6, क्षतिपूर्ति का पुनर्वलोकन। इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई अस्थायी अपंगता है, 5 वर्षों तक वो ठीक नहीं हुआ, तो 5 वर्ष तक ठीक नहीं होगा तो वो तो अस्थायी अपंगता हो जाएगा ना, मतलब परमानेंट हो गया, तो उसको तो मुआवजा मिल रहा था अस्थायी वाला जो कि 50% था, हर 15 दिन पर आधा आधा करके दिया जाता है। अब तो वो परमानेंट हो गया, तो परमानेंट की स्थिति में फिर उसका जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब उसको अस्थायी के जगह पर अस्थायी पूर्ण अपंगता का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि कैसे दिया जाएगा, तो अस्थायी अपंगता के दौरान जितनी उसको पैसा मिला उसको एक जगह ऐड कर लिया जाएगा और फिर उसको अस्थायी पूर्ण अपंगता जो कि मजदूरी का 60% गुने मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके निकाला जाएगा। जितनी राशि आएगी, जो पहले जितनी राशि उसको मिल चुकी है उसको माइनस करके शेष राशि दे दी जाएगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है। ठीक। नेक्स्ट है सेक्शन 7, अर्धमासिक भुगतान का रूपांतरण। नियोजक तथा कर्मचारी अगर आपस में सहमत हो जाए तो आयुक्त के पास, आयुक्त ये शब्द आया, हम आगे इस आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये आयुक्त इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आयुक्त के पास आवेदन देके दोनों लोग समझौता कर लेंगे। अगर कम से कम 6 माह तक अस्थायी अपंगता में उसको हर महीने 50% की मजदूरी मिली है हर 15-15 दिन पर, तो आयुक्त से अप्लाई करके वे लोग समझौता कर सकते हैं कि अब उसको एक मुश्त राशि, माने हर महीने एक बार उसको सैलरी मिले, 15-15 दिन पर नहीं करके बल्कि ए महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार उसको टोटल जोड़ के मिल जाए, वही है। धारा 8 है क्षतिपूर्ति का भुगतान। इसमें कहता है कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नियोजक उसके किसी आश्रित को 3 माह की मजदूरी अग्रिम दे सकता है, जिसे अंतिम भुगतान के समय क्षतिपूर्ति की देय रकम से काट लिया जाएगा। कहता है कि मान लीजिए किसी श्रमिक की मृत्यु हो गई तो उसके आश्रित को तत्काल उसकी जितनी भी सैलरी मिलती है उसका 3 गुना उसके आश्रित को, उसके फैमिली डिपेंडेंट को दे दिया जाएगा। और वो जब रिलेवेंट फैक्टर या फिर क्षतिपूर्ति निकाला जाएगा, उसमें तो टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो उस समय जब वो पूरी जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी तो ये 3 माह की जो मजदूरी दी गई है तत्काल राहत के लिए, वो नियोजक वो माइनस करके शेष राशि का भुगतान करेगा। ठीक, वही बात है इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। सेक्शन 9 है क्षतिपूर्ति का हस्तांतरण या कुर्की नहीं। इसमें कह रहा है कि अधिनियम के अधीन दे कोई एक मुश्त राशि या अर्धमासिक भुगतान को कर्मचारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति को सौंपा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही कुर्की की जा सकती है। जिस श्रमिक को यह दिया जाता है या उसी को दिया जाएगा, उसके बदले में किसी और को नहीं दिया जा सकता है और ना ही उसके सैलरी की उसकी जो मुआवजा है उसकी जब्ती की जा सकती है। सेक्शन 9 यही करता है। सेक्शन 10 क्षतिपूर्ति संबंधी दावा।
इसमें देखते हैं, अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए दावा दुर्घटना के दिन से 2 वर्ष के अंदर कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के पास करना आवश्यक है। कुछ विशेष परिस्थिति में आयुक्त 2 वर्ष के बाद भी दावा स्वीकार करेगा। मतलब दुर्घटना हो गया, मृत्यु हो गई, तो आश्रित द्वारा के पास एक टाइम पीरियड है कि वो 2 साल तक क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और क्लेम किसके पास करेगा? तो आयुक्त के पास करेगा, क्षतिपूर्ति आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त। इस एक्ट में एक कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो कि सेक्शन 19 से सेक्शन 31 तक उसी के बारे में चर्चा किया गया। हम लोग विस्तार से उसको देखेंगे। व्यावसायिक रोगों के मामले में दुर्घटना की तिथि उस तिथि से समझी जाती है जिस दिन कर्मचारी काम पर आना बंद कर देता है। अब व्यावसायिक रोग के बारे में आप पढ़ चुके हैं, व्यावसायिक रोग किसे कहते हैं। तो जिस दिन से वो काम करना बंद कर दिया, उसी दिन से वो व्यावसायिक रोग का दिवस स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 10A और 10B, अगर किसी आयुक्त को किसी स्रोत से, इसमें है कि किसी भी स्रोत से आयुक्त के पास पता चलता है तो वह नियोजक उसकी सूचना विस्तृत ब्यौरा आयुक्त को देगा। किसी श्रमिक की दुर्घटना हुई है, क्या हुई है, 7 दिनों के अंदर में आयुक्त को सूचना दिया जाएगा नियोजक द्वारा। किसी श्रमिक की दुर्घटना होती है तो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है चिकित्सकीय परीक्षण। अगर दुर्घटना होती है तो जब तक डॉक्टर उसका चेकअप नहीं करेगा तो कैसे पता करेगा कि वो अस्थाई है या अस्थाई है, या फिर अस्थाई 5 साल में अस्थाई हो गया, 3 दिनों से कम है या नहीं। तो जो कर्मचारी है उसको हर वक्त दुर्घटना के बाद जो नियोजक द्वारा नियुक्त जो चिकित्सा पदाधिकारी है, रजिस्टर्ड ये लोग होते हैं डॉक्टर, उनके समक्ष ये प्रूफ करना पड़ता है। मतलब उनका परीक्षण ये डॉक्टर करते हैं। परीक्षण जो है निःशुल्क होता है और हर केस में ये परीक्षण होता है। अगर अस्थाई है तो हर कुछ दिनों के अंतराल पर वो परीक्षण होता है कि उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर 5 वर्षों तक सुधार नहीं होगा तो वो तो अस्थाई अपंगता में बदल जाएगा। तो इसलिए इसका परीक्षण बार बार होते रहता है, ठीक है। इसी के बारे में सेक्शन 11 में बताया गया है। अब सेक्शन 12 में बताया गया संविदा। किसी व्यवसाय का असली नियोजक कौन होता है? मान लीजिए कुछ लोग ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त हुए, काम कर रहे हैं, तो ठेकेदार तो उसका ओरिजिनल मालिक तो नहीं हुआ ना उस कंपनी का। तो इसमें कहा गया कि ठेकेदार ओरिजिनल मालिक नहीं, बल्कि उस व्यवसाय का असली मालिक वो नियोजक ही होगा, तो उसी से वो मुआवजा दिया जाएगा। 13 में क्षतिपूर्ति के बारे में विवरण। तो सरकार कभी भी सरकार जो है वो नियोजक से कभी भी पूर्ववर्ती वर्ष की विवरण मांग सकती है। क्षतिपूर्ति कितना हुआ, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्या रकम दिया गया, विविध इन बातों की पूरा वार्षिक विवरण सरकार जो है नियोजक से मांग सकता है। अब सेक्शन 19 से जो 31 है वह टोटल आयुक्त से संबंधित है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त। इसके शक्ति क्या है? तो इस अधिनियम के तहत कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति राज्य सरकार को है। राज्य सरकार को पावर दिया गया है आयुक्त की नियुक्ति के लिए। राज्य सरकार क्षेत्रानुसार एरिया वाइज आयुक्त की नियुक्ति करता है, जिसकी योग्यता निम्न होती है। मतलब वह न्यायिक सेवा का सदस्य के रूप में 5 वर्ष कार्य कर चुका हो, 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष का अधिवक्ता हो, या फिर औद्योगिक संबंध से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किया हो और राजपत्रित अधिकारी हो, मतलब गजेटेड ऑफिसर हो। तो वही लोग को क्षतिपूर्ति आयुक्त सरकार नियुक्त करती है और हर एरिया के लिए क्षतिपूर्ति आयुक्त अलग अलग होता है। इनके से संबंधित पावर के बारे में पूरा समझाया गया है। फिर हम लोग सेक्शन 30 में हम लोग आते हैं अपील। मान लीजिए आयुक्त के पास ये पावर होता है कि वह मतभेद हो जाता है किसी विषय पर नियोजक और श्रमिक में, तो डिसीजन जो होता है वो आयुक्त ही लेता है। मान लीजिए किसी विषय पर नियोजक और श्रमिक के बीच मतभेद हो गया और आयुक्त ने अपना निर्णय सुनाया कि नहीं ऐसे होगा। अब उस निर्णय से या तो कोई श्रमिक या नियोजक दोनों में से कोई असंतुष्ट होता है, तो आप हाई कोर्ट में उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब इसमें क्लॉज दिया गया है कि वह अपील कम से कम 10,000 रुपया का वाद हो तभी आप अपील कर सकते हैं। 10,000 से कम के लिए अपील नहीं करना है, कम से कम 10,000 होना चाहिए। मतलब उस केस 10,000 रुपया से अधिक हो तभी आप
मुआवजे की राशि 10,000 से अधिक हो तभी आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। नेक्स्ट सेक्शन है 31, बकाया क्षतिपूर्ति की वसूली। अगर आयुक्त के पास किसी श्रमिक को वो पैसा नहीं दे रहा है तो आयुक्त जो है भू राजस्व के रूप में नियोजक से पैसे की वसूली कर सकता है। अब सेक्शन 32 है नियम बनाने का अधिकार। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रमुख शब्दावली में, नियम बनाने का अधिकार केंद्र द्वारा जो एक्ट पारित किया गया उस पर केंद्र नियम बनाती है, राज्य सरकार जो एक्ट पारित करती है उस पर राज्य सरकार नियम बनाती है। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को छूट देती है नियम बनाने के लिए। तो उन्हीं एक्ट में से कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 भी है जिससे संबंधित एक्ट राज्य सरकार बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने सारे प्रावधान को देख लिया, जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसको अच्छी तरह देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें दंड का भी प्रावधान है। मान लीजिए आयुक्त या श्रमिक कोई गलती करता है तो दंड का प्रावधान मैक्सिमम तो आयुक्त तो दंड देता है। नियोजक और श्रमिक में से कोई गलती करता है तो दंड देने का प्रावधान है, और मैक्सिमम तो पैसा नियोजक को ही देना है तो दंड देने का उसी पे दंड भी लागू होगा। तो इसमें एक दिया गया, यदि नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में 1 माह से ज़्यादा विलंब किया जाता है तो आयुक्त द्वारा 12% साधारण ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि के भुगतान का आदेश दिया जा सकता है। मान लीजिए क्षतिपूर्ति की राशि निकाल दी गई कि इतना मिलेगी दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में, और 1 माह से अधिक हो गया, नियोजक अभी तक उस राशि को आश्रित को या फिर उस श्रमिक को नहीं दिया है, तो आयुक्त डिसीजन लेगा कि 12% सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के जितना लेट होगा उसको देना होगा। दूसरा है बिना किसी कारण के यदि भुगतान क्षतिपूर्ति का भुगतान नियोजक नहीं करता है तो आयुक्त 50% अतिरिक्त राशि के भुगतान का आदेश दे सकता है। बिना किसी कारण के ही कई महीनों से वो क्षतिपूर्ति नहीं दे पाया है तो आयुक्त के पास पावर है कि उससे 50 गुना ज़्यादा मुआवजा वो देगा, क्षतिपूर्ति देगा। नेक्स्ट है कि अगर नोटबुक वगैरह एक अपनी सूची या फिर वार्षिक विवरणी रखने में नियोजक आनाकानी करता है या फिर सही ढंग से नहीं करता है, सूचना नहीं देता है, वार्षिक विवरणी तैयार नहीं करता है तो उस केस में भी आयुक्त जो है 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना नियोजक पर लगा सकता है। अब दोस्तों इस कानून को पूरा पढ़ने के बाद हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे कि इसमें क्या त्रुटि है भी या नहीं, कहाँ तक ये सही है। तो हम लोग देखेंगे कुछ त्रुटियां हैं। जैसे सबसे पहला है अपूर्ण अनुसूची। जो सूची दी गई है अनुसूची 2 में नियोजन से संबंधी अनुसूची है, मीन्स कौन कौन से कार्य हैं, अगर कोई श्रमिक इस प्रकार के कार्य करता है तो वैसे कार्य में ही यह एक्ट लागू होगा। तो यह जो सूची है वो अपूर्ण है, मतलब कहना है कि विद्वानों का या फिर जो श्रम से संबंधित विशेषज्ञ है उनका कहना है कि ये अब सही नहीं है, इसको हर कार्य में ही लगा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि इसी कार्य में ही अगर दुर्घटना होता है तो क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, हर कार्य के लिए इसे ओपन कर दिया जाना चाहिए। दूसरा है मजदूरी सीमा। हम लोगों ने देखा था 15,000, अगर आपकी 20,000 भी सैलरी है, मजदूरी है, तो 15,000 पर ही अधिकतम उसका रिलेवेंट फैक्टर से गुना किया जाएगा 50% या 60%। तो ये जो सीमा है ना 15,000 की, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। जिसकी जितनी सैलरी है उसी का 50% या 60% पर ये मुआवजा या क्षतिपूर्ति निकाला जाना चाहिए। तीसरा है आयुक्तों एवं निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या। कुछ आप लोग आगे पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट में, तो फैक्ट्री में एक निरीक्षक भी होते हैं, ठीक। क्षेत्रानुसार आयुक्त और निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जबकि हर क्षेत्र में प्रेशर ज़्यादा है, मतलब कारखाना फैक्ट्री ज़्यादा है, तो आयुक्त के पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं और संख्या इनकी बहुत कम है। तो राज्य सरकार को और ज़्यादा आयुक्तों की नियुक्ति करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब तीसरा नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति देने का जिम्मेदार कौन होगा। किसी की मृत्यु हो जाती है, विद्वानों का मत है कि दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने की जिम्मेवारी नियोजक को होता है। नियोजक इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता कि नहीं अब ठेकेदार ही उसका मुआवजा करेगा, क्योंकि ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक नियुक्त हुए थे, तो ऐसा नहीं कर सकता। कानून में क्लियर कहा गया है कि नियोजक ही क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इसमें एक त्रुटि है दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि कई सारे एक्ट है, जैसे आप
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि शुरू से ही नियुक्ति के समय से ही कुछ अंशदान दिया जाता है और कुछ भी मुआवजा या फिर क्षति या दुर्घटना होती है उस कोष से ही कर्मचारी भी उसमें अपना अंश देते हैं और नियोजक भी अपना अंश देते हैं। उस कोष से ही मुआवजा दिया जाता है। यहाँ पूरी जिम्मेवारी जो है वो नियोजक पे डाल दी गई है, मतलब क्षतिपूर्ति का पूरा जिम्मेवारी। अब मान लीजिए कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, छोटा मोटा एम्प्लॉयर है, तो उस दुर्घटना के बाद काफ़ी मोटी रकम उसको देने पड़ते हैं। बड़ा एम्प्लॉयर है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन छोटा एम्प्लॉयर है तो उसके लिए आर्थिक नुकसान होती है। तो श्रम आयोग ने भी इसका प्रस्ताव दिया है कि एक कोष का गठन किया जाए जिसमें श्रमिक और नियोजक दोनों अपना अपना अंश देंगे, उसमें सरकार भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगी और उसी कोष से ये सारा क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। तो ये भी एक कमियां हैं। एक मुश्त भुगतान। दोस्तों, इस कानून में अपंगता और मृत्यु की स्थिति में केवल अस्थायी आंशिक अपंगता को छोड़कर, जिसमें मंथली 50% देना होता है, उसको छोड़कर शेष जितने भी मुआवजा है वो एक मुश्त दे दिया जाता है। माने एक ही बार में आपको पूरा ये कैलकुलेट करके दे दिया गया। अब मान लीजिए 20 साल का कोई बच्चा है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया या फिर मृत्यु हो गई, उसको उसके परिवार को या फिर उसको एक ही बार ये पैसा दे दिया गया, तो पूरी लाइफ बाकी है ना, धीरे धीरे करके वो पैसे समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक मुश्त ना होकर उसको इंस्टॉलमेंट में ये सारे पैसे दिए जाए। तो ये भी एक कमियां हैं दोस्तों। अब इस संबंध में अब और सारे पॉइंट है, मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को ही नोट किया था। अब इस समय संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय है। 1996 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नियोजन के दौरान का मतलब सामान्य अर्थों में व्यक्ति के काम पर पहुंचने से लेकर कार्य को समाप्त कर परिसर से बाहर निकलने तक का समय ही है, सामान्य अर्थों में। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कामगार कार्य कर पहुंचने से पूर्व और कार्य समाप्त कर जाने के बाद भी नियोजन के दौरान माना जाए। कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जहां 9 to 6 अगर टाइमिंग है तो उसके पहले उसके बाद भी वो कार्यस्थल पे ही माना जाएगा। अगर कार्यस्थल पर उसके बाद भी दुर्घटना होती है तो इसको ये नहीं है कि एकदम से इसको डिनाई कर देना है, उसको जांच पड़ताल करके क्यों वो काम समाप्ति के बाद वहाँ था, उसके बाद मुआवजा का डिसाइड होगा। ठीक है दोस्तों, आईएलओ के संबंध में कुछ है, जब हम लोग आईएलओ पढ़ेंगे तो इसको अच्छे तरह से समझेंगे। दोस्तों, अब ये पूरा एक्ट हम लोग ने पढ़ लिया। कल अगले वीडियो में हम लोग हैंड रिटेन नोट से समझेंगे कि कैसे इस पूरे एक्ट को संक्षेप में लिखे जिससे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे उसको देखेंगे अगले क्लास में। अब उन दोस्तों के लिए, वैसे दोस्त जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, उनको बता दें कि इस चैनल पे मैंने बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराने की शुरुआत की है, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही आप लोगों को काम आएगा। और उम्मीद करता हूं कि मेरा यह प्रयास आप सभी के काम आए। दोस्तों, आप सभी के मन में कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसे अमल में लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।